हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आप केवल क्लास 10th का पढ़ना चाहते, जी हाँ, केवल व केवल क्लास 10th का ही पढ़ना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि बस मैं केवल क्लास 10th का ही सर पढ़ूँ, ऐसा चैनल बताइए। तो एक मेरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। जिसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। वहाँ पे तीन वीडियो डेली दिया जाता है, 3 से 4, और वो केवल क्लास 10th के बेस पर रहता है और 100% गारंटी वाला रहता है। लेकिन हाँ, हम आपको तभी उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे जब आप पढ़ेंगे तभी उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब ना करिए। और उस चैनल का नाम है शिवम स्टडी। केवल तभी सब्सक्राइब करें जब आपको पढ़ना हो, और वीडियो तभी खुलिएगा जब आपको पूरा वॉच करना हो, नहीं तो आप बिल्कुल भी ना खुलिएगा मेरे प्यारे, तो ना उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस उस पर मैं क्लास 10th वालों के लिए ही पढ़ाता हूँ। शिवम स्टडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन, हर एक वीडियो को आपको देखना है। नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा शिवम स्टडी को, क्योंकि मैं उस पर ऐसा नहीं चाहता कि पढ़े ही ना, 10 ही बच्चे रहें, 10 ही सब्सक्राइबर रहे, लेकिन वो पढ़ने वाले जेन्युइन होने चाहिए। बस हमारे शिवम स्टडी के ही होने चाहिए। तो एसकेएम स्टडी पे तो पूरा सिलेबस मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, 9 से लेकर 12वीं तक के। बाकी आपको शिवम स्टडी पर बस केवल कक्षा 10वीं का उस पर ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भूगोल, अब आपका भूगोल का सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैंने इतिहास का ख़त्म कर दिया, अब क्लास 10th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का हम लोग यहाँ पे सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कक्षा 10वीं भूगोल यानी कि क्लास 10th ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये आपका पहला चैप्टर है। इसको हम लोग आज पूरा कवर करने वाले हैं। केवल आपके बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है संसाधन। ये संसाधन क्या होता है? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है तथा जिनको या जिनके उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं, या फिर वह संसाधन कहलाती है। मनुष्य प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं प्रौद्योगिकी की सहायता से, और अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए संस्थाओं को निर्मित करते हैं, और संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है। अगर भौतिक पर्यावरण देखें तो एक हमारा भौतिक पर्यावरण में होती है प्रकृति, और एक होती है प्रौद्योगिकी, और दूसरी होती है संस्थाएं, और इन तीनों का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। अब आता है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि जो आपके रिसोर्स हैं उसको कितने भागों में बांटा गया, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो संसाधन होते हैं कितने होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जो हमारे साधन 2 प्रकार के होते हैं, वैसे मुख्यतः साधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? जैव संसाधन, और दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। याद रखना, जैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पाया जाता है, उसे हम लोग जीव संसाधन या जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जैव संसाधन के अंतर्गत कौन आते हैं? मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, पशुधन इत्यादि जितने भी आते हैं वो आपके मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। तो ये सब क्या है? जैव संसाधन। जैसे अगर देखिए, मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, पशुधन इत्यादि जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है अजैव संसाधन। तो ये अजैव संसाधन क्या होता है भैया? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वे सभी संसाधन जो किससे मिलकर बने हुए हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे चट्टानें और धातुएं
इत्यादि जितने भी होती हैं यह अजैव संसाधन के मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल होती हैं। तो जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए संसाधन उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। अब आपका आता है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों के पहला जो प्रकार आता है वो आता है नवीकरण योग्य संसाधन। तो ये नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग कर लेने के उपरांत पुनः स्वयं बन जाते हैं, अर्थात वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि जो भी आते हैं यह नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। दूसरा आपका आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसे हम लोग अनवीकरण संसाधन कहते हैं या फिर वो अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। और जो तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर देखें तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? तो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली चीज़ों भी संसाधन होती हैं। गाँव में किसान अपनी या सरकार द्वारा दी गई भूमि के स्वामी होते हैं, और इसी तरह शहरों में भी लोगों के पास घर, भूखंड आदि होते हैं, और ये सब व्यक्तिगत संसाधन के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। दूसरा आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन कौन से होते हैं? ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलता भूमि, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब भूमि, यानी जितने भी ये सब होती हैं समुदाय होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अपना यूज कर सकते हैं जाके। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान इत्यादि जितने भी होते हैं ये हमारे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के हमारे उदाहरण हैं। अगला आता है राष्ट्रीय संसाधन। तो देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। सरकार निजी संसाधनों को भी राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में अधिग्रहित कर सकती है। और अगला जो आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ओके, अब आता है विकास के स्तर पर संसाधन। तो विकास के स्तर पर जो संसाधन होता है, पहला आता है संभावित संसाधन। पहला क्या होता है? संभावित संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में स्थित तो होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, और इन सबको कहते हैं संभावित संसाधन। अगला आपका आता है विकसित संसाधन। तो ये विकसित संसाधन क्या होते हैं भैया? तो ये ऐसे संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है एवं उनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, और इन संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगला आता है आपका भंडारण। ये भंडारण क्या होता है? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। अगला आता है संचित कोष। तो संचित कोष भंडार का ऐसा हिस्सा होता है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। अब आपका आता है संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास क्या है? संसाधन
मनुष्य के जीवन यापन एवं जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जो संसाधन होते हैं यह मनुष्य के जीवन यापन यानी कि वह अपना जीवन को यापन कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होते हैं। मनुष्य द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से निम्नलिखित समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं या हो गई हैं, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच और निजी स्वार्थ के कारण संसाधनों का ह्रास, संसाधनों का उपयोग समाज के कुछ ही लोगों द्वारा अधिक किया जा रहा है, जिससे समाज दो भागों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अथवा अमीर एवं गरीब में बढ़ गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थिति के लिए खतरा बन गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि। विश्व शांति स्थापित करने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत वितरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब आता है आपका संसाधनों का नियोजन। तो संसाधन नियोजन वह तकनीकी है जिसके द्वारा संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये यहाँ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर एक प्रकार के संसाधन की बहुलता है परंतु दूसरे प्रकार के संसाधनों क्या है, कमी है। और कुछ क्षेत्र जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की बहुत कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज एवं कोयले के प्रचुर भंडार हैं और अरुणाचल प्रदेश में मूल विकास की भी बहुत ही कमी है। अब आता है भारत में संसाधन नियोजन। तो अगर भारत में संसाधन नियोजन देखें तो निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। पहला किसमें, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और क्या है, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना और स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। और संसाधनों की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है, परंतु संसाधनों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का होना भी बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि देश के कुछ प्रदेश संसाधनों में धनी होने के बाद भी पिछड़ी अवस्था में होते हैं। अब आपका आता है संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों का आप लोग देख रेख उसका सही ढंग से उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि बात नहीं होती संसाधन का उपलब्ध होना, बात होती है उसकी देख रेख संरक्षण कैसे कर रहे हैं। तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग अनेक पर्यावरणीय एवं सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण करने पर जोर दिया जाने लगा है। संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग पर गांधी जी ने क्या कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यक पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। अब आपका आता है क्लब ऑफ रोम। ये क्लब ऑफ रोम क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित प्रकार से संसाधन संरक्षण की वकालत सन 1968 में क्लब ऑफ रोम द्वारा की गई। अगला आता है भू संसाधन। तो भू संसाधन क्या होते हैं, भूमि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में मैदान, पर्वत एवं पठार क्रमशः 43%, 30% एवं 27% भूमि पर उपलब्ध है। अब आपका आता है भू उपयोग। तो भू संसाधनों को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रयोग में लाया जाता है। पहला, वन के रूप में, और दूसरा अगर देखें तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क इत्यादि। तीसरी,
परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, तो स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, और दूसरा है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। और जो तीसरा पॉइंट वो है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। और चौथा होता है परती भूमि, तो वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, उसे हम लोग परती भूमि कहते हैं। और वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती, जहां 1 से 5 वर्ष तक कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। अगला आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो एक कृषि क्षेत्र में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। अब आपका आता है भारत में भू उपयोग प्रारूप, तो भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपराएं आदि भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। भारत की कुल या फिर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू आंकड़े उपलब्ध हैं और 7% भाग के भू आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला आपका आता है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, यानी भूमि निम्नीकरण को कैसे रोक सकते हैं और उसके संरक्षण उपाय क्या क्या है। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना, यानी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, उत्पादन क्षमता है, वो क्या होना, नष्ट होना। मानव के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, अपितु भूमि को क्षति पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन गया है। अब आता है संरक्षण से उपाय क्या क्या है, तो वन रोपण और चरगाहों का उचित प्रबंधन इसमें विशेष रूप से सहायता कर सकते हैं। दूसरा अगर देखें तो पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी सूक्ष्म क्षेत्रों में भूमि कटाव की प्रक्रिया की रोकथाम की जा सकती है। और तीसरा देखें तो बंजर भूमि के उचित प्रबंधन से भी हम लोग संरक्षण उपाय कर सकते हैं, और खनिज नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के बाद विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। अब आपका आता है मृदा संसाधन, यानी कि मृदा संसाधन क्या है, तो मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पृथ्वी के विभिन्न जीवों का पोषण मृदा से ही होता है। मृदा एक जीवित क्या होता है, तंत्र होता है, और मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावय जनक सेल और जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक होते हैं। अब आता है आपका मृदाओं का वर्गीकरण, तो मृदाओं का वर्गीकरण देखें तो पहला आती है जलोढ़ मृदा। पहले क्या आती है, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैली हुई है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों ने पूर्वी तट पर जलोढ़ मृदा का क्या किया है, निर्माण किया है। जलोढ़ मृदा में कणों का आकार नदी के मुहावने से उद्गम स्रोत की तरफ जाने पर ही बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा तलछटी मैदान एवं तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर बांगर एवं खादर में बांटा गया है। अब आपकी आती है काली मृदा। तो काली मृदा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। कपास की खेती के लिए यह मृदा बहुत ही उपयोगी होती है। काली मृदा काली कपास मृदा के नाम से भी हम लोग काली मृदा को जानते हैं। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण मृत्तिका से होने के कारण जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब आपकी आती है लाल और पीली मिट्टी। तो दक्कन पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में लाल मृदा का निर्माण हुआ है। ये मृदाएं
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर एवं पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग लौह धातु की अधिकता के कारण तथा पीला रंग जल योजन के कारण ही होता है। अब आपकी आती है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा क्या होती है? उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन के कारण लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला आती है मरुस्थलीय मृदा। इन मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। अगला आता है वन मृदा। यह पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा होती है। अब आपका आता है मृदा अपरदन एवं संरक्षण। तो मृदा के बहाव एवं कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। पवन, हिमानी जल आदि प्राकृतिक तत्व भी मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृदा को काटते हुए अवनिकाएं बनाता है और ऐसे अपरदन को उत्खात भूमि कहा जाता है। और अगला आता है मृदा संरक्षण। यानी कि मृदा संरक्षण क्या होता है? तो ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है और इसे समुच्च जुताई भी कहा जाता है और इसके द्वारा मृदा संरक्षण को रोका जाता है। सोपान कृषि अपरदन को रोक सकती है। जो सोपान कृषि होती है मृदा संरक्षण यानी मृदा अपरदन को क्या कर सकती है? रोक सकती है और इसके द्वारा मृदा को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं यानी कि उसका बचाव कर सकते हैं। रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत के रेत के टीलों को स्थायीकरण से महत्वपूर्ण सहयोग बहुत ही मिला है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं भूगोल का अध्याय एक पूरा समाप्त होता है। यानी क्लास ज्योग्राफी हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर 1 कंप्लीट वीडियो है। हर एक वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप कक्षा 10वीं का तैयारी करना चाहते हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल या शिवम स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।